Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur here. Dear students, hope you are well at your home. आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ इन विपरीत परिस्थितियों में। आप जानते हैं कि अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपडेट रखने के लिए ज़रूरी रहता है हम किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में संवाद होता रहना चाहिए और ई लर्निंग का माध्यम आज के समय में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक होता है। कोई अच्छा समय होता है, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। बुरा आना स्वाभाविक है और बुरा समय भी लंबे दिनों तक नहीं रह पाता, उसमें भी परिवर्तन होता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो इस परिस्थिति में ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रेरित रखें, अपने आप को मोटिवेट करें। डियर स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में कभी हम लोग टूटते हैं, कभी बिखरते हैं। ज़िंदगी में कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं। हौसला मत हारना मेरे दोस्तों, क्योंकि विपत्तियों में ही इंसान निखरते हैं, विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान निखरते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आओ हम आगे बढ़ें और चर्चा करें। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपकी दूसरी यूनिट पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए, और मेरा आज का विषय रहेगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा करने से पहले हमें उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर इस कड़ी में अगर हम चर्चा करें तो कि वृद्धि और विकास होता क्या है, उसमें अंतर क्या है। मेरे सहयोगी ने इस विषय के ऊपर चर्चा की होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वृद्धि और विकास में डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम हैं। फिर भी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए जो मुख्य बात वहाँ पर रही होगी वो आपकी वृद्धि और विकास में अंतर की, चाहे वो उसका अर्थ में अंतर था, निरंतरता में अंतर था, या एक ब्रॉडन टर्म है, एक लिमिटेड टर्म है, नैरो टर्म है। जो मुख्य अंतर था वृद्धि और विकास में वो था हमारा मात्रा का और गुणों का, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो वृद्धि आप समझ चुके होंगे कि क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। इज इट क्लियर? क्वांटिटेटिव मात्रात्मक मीन्स आप उसका मापन कर सकते हैं, व्यक्ति के आकार में वृद्धि, संख्या, प्रकार या स्थिति या भार आदि, इसकी मात्रा को हम माप सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विकास का तात्पर्य मात्रा से ना होकर उसके गुणों से होता है, चाहे वो हमारे शारीरिक हों, मानसिक हों, सामाजिक हों या संवेगात्मक परिवर्तन हों। और विकास का मापन करना संभव नहीं है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है लेकिन विकास का मापन करना मुश्किल है। तो मुख्य अंतर क्वालिटी और क्वांटिटी में है। वृद्धि क्वांटिटी से संबंधित होती है और विकास क्वालिटी से संबंधित होता है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप इस अवधारणा से अच्छी तरह परिचित हैं। तो आइए, जिस विषय पर मैं आज आपसे विस्तृत चर्चा करने वाला हूं वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक एजम्पशन है क्या, हम क्या मानते हैं
कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ये माना जाता था कि वृद्धि और विकास के लिए आनुवंशिकता एकमात्र कारक है, जो कि हमारे रंग रूप, आकार, भार आदि वृद्धि के जितने भी शारीरिक परिवर्तन हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेरिडिटी नो डाउट हमारी प्रभावित करती है। आनुवंशिकता के परिणाम स्वरूप हमारे में वो माता पिता के गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज के व्यवहारवादी हैं उन्होंने वातावरण पर जोर दिया, क्योंकि बच्चा एक वातावरण में पलता बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जितने भी आज हमें देखने को मिलते हैं वृद्धि और विकास में आर दी प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्तिक भिन्नताएं आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होती हैं। केवल एक कारक नहीं, दो कारक हम लेकर चल रहे हैं कि हेरिडिटी भी प्रभावित करती है और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है। अब हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है, जिसको कि हम जेनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जीन्स के माध्यम से माता पिता के गुण बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स। जीन्स के माध्यम से माता पिता के गुण जो बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं और जो बच्चे में शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, चाहे उसकी हाइट हो, चाहे उसका भार हो, चाहे उसका रंग रूप हो, वो सारा हेरिडिटी के परिणाम स्वरूप होता है। एक प्रसिद्ध धारणा है, प्राचीन धारणा मानी जाती है और उसमें माना गया कि एज द ट्विग इज बेंट सो द ट्री विल ग्रो। एज द ट्विग इज बेंट सो द ट्री विल ग्रो। जैसे टहनियाँ मुड़ेंगी वैसे वैसे उस वृक्ष का विकास होगा, उस दिशा में विकास होगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक रहेगा जिसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे वो इन्वायरमेंट। तो आइए पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंट। जनरली हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम केवल मात्र भौतिक पहलू को लेकर चलते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट को लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इन्वायरमेंट की विस्तृत परिभाषा दी गई है और उसकी विस्तृत टर्म में हम वातावरण को लेते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म इन साइकोलॉजी विच मीन्स या विच रेफर्स टू फिजिकल एज वेल एज साइको सोशल इन्वायरमेंट। पर्यावरण से तात्पर्य, वातावरण से तात्पर्य हमारा केवल मात्र भौतिक नहीं बल्कि भौतिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक, या संक्षेप में भौतिक प्लस मनोसामाजिक वातावरण। तो जब हम वातावरण की बात करते हैं तो उसमें हम भौतिक वातावरण के साथ साथ मनोसामाजिक पहलुओं को भी शामिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जानते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं जो कि बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है हेरिडिटरी एंडोरमेंट, वंशानुगत स्थायी गुणकोश। जैसे आप जानते हैं कि वंश के गुण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। हर एक यौन कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, 23 पेयर्स
यानी कि 46। हर एक सेक्स सेल में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं और इन गुणसूत्रों में जो अति सूक्ष्म कण देखने को मिलते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा पतले डोरे जैसा गुणसूत्र का, क्रोमोसोम्स का। इसमें अति सूक्ष्म कण जो होते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं और ये असंख्य होते हैं। आप जानते हैं कि ये पूर्ण संयोग पर निर्भर करता है कि ये पेयर्स का मिलन किस तरह से होता है और बच्चे के माता पिता के कौन सा गुण बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कौन ज़्यादा कितना प्रभावशाली उस जीन का गुण है, और वो कभी पिता के गुण आँख, नाक, कान, शक्ल, चेहरा, रंग रूप आदि मिलते हैं जो कि ज़्यादा प्रभावशाली जिसका वो जीन होगा, चाहे वो माता का हो, पिता का हो। और ये इस हेरिडिटी गुण को हम बदल नहीं सकते हैं। एक बार जब बच्चा माँ के गर्भ में कंसीव हो गया, जीन्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर कंसेप्शन। बच्चा माँ के गर्भ में जब कंसीव हो गया तो उस जीन को बदला नहीं जा सकता और उसमें के जो गुण बच्चे में देखने को मिलेंगे, उस बच्चे का आकार, उस बच्चे की शक्ल, सूरत, नैन नक्श सारे उस फैक्टर के ऊपर, जीन के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरा जो हेरिडिटी फैक्टर है वो सेक्स ऑफ बेबी। बच्चे का यौन कैसा है, बच्चा मेल है या फीमेल है। जैसे हम जानते हैं कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सेक्स के हिसाब से भी डिफरेंट होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। लड़के और लड़कियों का विकास अलग अलग ढंग से होता है। आप जानते हैं किशोरावस्था में लड़कियों की हाइट लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से, तीव्रता से बढ़ती है और इस प्यूबर्टी की अवस्था में लड़के लड़कियों में, लड़कों में पुरुषत्व के गुण, लड़कियों में स्त्रीत्व के गुण, जैसे लड़कियों में मासिक चक्कर का आना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो काम करता है, जो नलकाबीन ग्रंथियां हैं, उनसे जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए, उसमें संतुलन ना रहे, तो हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो सकती है। आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 23 पेयर्स होते हैं गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम्स के, पुरुष और स्त्रियों में। तो 22 गुणसूत्र, 22 जोड़े जो गुणसूत्रों के हैं वो पुरुष और स्त्रियों में समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23rd पेयर, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र, वो पुरुष और स्त्री में भिन्न होता है। और यही वह गुणसूत्र है जो निर्धारित करता है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है, जो कंसीव हुआ है, वो लड़का होगा या लड़की होगी। स्त्री के जो 23 पेयर्स हैं उनमें दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें हम XX कहते हैं। स्त्रियों में 23 के 23 पेयर गुणसूत्रों के एक समान होते हैं, मतलब पहला भी दूसरा भी, जो जोड़ा बना वो पहला भी X है और दूसरा भी X है। X और X एक जोड़ा बना, तो 23 के 23 स्त्रियों में XX के
गुणसूत्र होते हैं, परंतु पुरुष का में तो इसमें भिन्नता होती है। पुरुष के इस लिंग गुणसूत्र जोड़े में जो 23वां जोड़ा है उसमें 2 प्रकार के गुण सूत्र होते हैं, एक एक्स और एक वाई। गर्भाधान प्रक्रिया के समय जब डिंब से शुक्राणु का मिलन होता है तो अगर पुरुष का 23वां जोड़े में से एक्स गुणसूत्र वाला स्त्री के डिंब से एक्स गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है, यानी कि एक्स से एक्स मिलता है, पुरुष का भी एक्स मिलता है, स्त्री के पास तो है ही एक्स है। जब ये एक्स और एक्स, पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिलता है तो वो फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। और जब पुरुष का बाई और स्त्री के पास तो एक्स ही है, क्लियर है ना। तो जब पुरुष का बाई और स्त्री का एक्स मिलता है तो जो एक्स बाई है जब मिलेगा, उनका जो मिलन होगा तो वो मेल चाइल्ड पैदा होगा। यानी कि संक्षेप में एक्स एक्स मीन्स गर्ल चाइल्ड, एक्स वाई मीन्स मेल चाइल्ड, एक्स एक्स मीन्स फीमेल चाइल्ड एंड एक्स वाई मीन्स मेल चाइल्ड। और ये भ्रूण विकसित होकर इसी तरीके से अगर एक्स एक्स होगा तो लड़की का रूप लेगा और एक्स वाई होगा तो वो लड़के का रूप लेगा। तीसरी बात हम करते हैं नंबर ऑफ बेबीज। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बच्चों की संख्या भी प्रभावित करती है। बच्चे हमारे चाहे 1 हों 2 हों और कभी कभी 1 या 2 से अधिक भी बच्चे गर्भ में पल सकते हैं, तो उनका भी हमारी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी माता के गर्भ में 1 बच्चा पल रहा है तो उसकी संभावना है पूर्ण विकास होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक 3 4 बच्चे भी कभी एक साथ गर्भाधान हो जाता है तो वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि समरूप भी हो सकते हैं, असमरूप भी हो सकते हैं। और ये जाइगोट के टूटने से होता है। तो जब दोनों के यौन लड़के या लड़की या 2 या 2 से अधिक बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनमें कभी ग्रोथ में समस्याएं रह जाती हैं, कभी किसी बच्चे का आकार छोटा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि या कहीं जैसे उंगलियों की संख्या 5 की बजाय 6 हो जाना, असामान्य विकास होना, वर्ण अंधता, गंजापन और इवन डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी वो भी वंशानुगत हो सकती है। तो ये जीन्स के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। इन लक्षणों को हम यौन सहलग्नी सेक्स लिंक्ड विशेषताएं कहते हैं। ये सेक्स लिंक्ड विशेषताएं होती हैं और ये गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होती हैं। जिस गुणसूत्र से बच्चे का निर्धारण होता है वो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जानते हैं कि बच्चे की, चाहे वो हेरिडिटरी एनरोलमेंट की बात हो, चाहे वो बच्चे की यौन की बात हो, नंबर ऑफ बेबीज़ की बात हो, ये 3 मेजर हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीन्स का, इस करके हम इनको जेनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हमारा दूसरा जो पॉइंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बड़ी सिग्निफिकेंटली प्रभावित करते हैं।
जैसे पहली स्टेज हमारी कौन सी होती है? बच्चे का विकास कब से शुरू होना होता है? आमतौर पर बच्चे इसका जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं जन्म से और मृत्यु तक। ध्यान रहे, बच्चे का विकास जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पूर्व भी एक अवस्था है, गर्भावस्था है। जो जन्म से पूर्व अवस्था है, जब से बच्चा माँ के गर्भ में कंसीव हुआ, बच्चे का विकास तब से शुरू नहीं होता जब से बच्चा जन्म लेता है, बल्कि बच्चे का विकास और वृद्धि तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है जब से बच्चा कंसीव हुआ है। इनके बच्चे का विकास, कभी ये टैट में भी प्रश्न आपको आ जाता है, बच्चे का विकास कब से शुरू होता है? बच्चे का विकास कंसेप्शन से शुरू होता है, टिल डेथ, जीवन पर्यंत रहता है। तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक बच्चे का विकास होता रहता है। तो गर्भावस्था में बच्चे का कैसे ध्यान रखा गया? माता का खान पान प्रभावित करेगा, माता का रहन सहन, माता की मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं। आपने सुना भी होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना की कला माँ के गर्भ में सीख ली थी। तो ये गर्भावस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो शिशु पल रहा होता है उसमें माता पिता का खान पान, रहन सहन, वो खुश रहती है, दुखी रहती है, उन सारी चीज़ों का हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो बच्चे का माता के गर्भ में पालन पोषण एक बहुत बड़ा कारक है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को निर्धारित करता है। दूसरी बात, हम करने से पहले एक बात मैं और जोड़ दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई माता अगर गर्भावस्था में ड्रग्स लेती है या कोई ज़रूरत से दवाइयाँ, पेन किलर्स और इस तरह के उनका अधिक प्रयोग करती है, तो संभावना रहती है कि बच्चे की वृद्धि पर उसका असर पड़े, बच्चे के विकास के ऊपर उसका असर पड़े। या और कोई गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। अगर कोई माता ऐसी रिसर्चेज हुई हैं, स्मोकिंग करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, तो ये देखा गया कि ऐसे बच्चों की संभावना रहती है कि वो अपंग पैदा हों, हैंडीकैप्ड पैदा हो जाते हैं, असामान्य बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस करके माता पिता के लिए यह ज़रूरी है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि आने वाला शिशु का वो पीरियड उसके जीवन में बहुत महत्ता रखता है। दूसरी बात, काइंड ऑफ बर्थ, बच्चे की समय की जो स्थिति है, जो प्रकार है, बच्चा नॉर्मल पैदा होता है या किन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा होता है, सिजेरियन कई बार बच्चा पैदा होता है, और उस समय की कई बार किसी प्रकार की दुर्घटना बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती है। जन्म की अवस्था, पैदा होने की अवस्था में किसी प्रकार का विघन, किसी प्रकार की रुकावट बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो तीसरा सबसे पहला गुरु माँ होती है, माँ के संपर्क में आता है, फिर पिता, फिर आस पड़ोस। पहले माँ, पिता, परिवार के सदस्य, फिर आस पड़ोस, फिर बच्चा पीयर ग्रुप में जाता है। तो जब बच्चा माँ के उस संपर्क में आता है, पिता के संपर्क में आता है, भाई बहनों के संपर्क में आता है, परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस बच्चे के विकास के ऊपर होता है। तो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है कि बच्चे के विकास में जिस तरह का परिवार का वातावरण होगा उस तरीके से बच्चे का विकास होगा। चौथी हम बात करें एक्सरसाइज। व्यायाम भी हमारी, आपने देखा शारीरिक वृद्धि को कितना प्रभावित करता है। आज आप देख रहे थे कि लॉकडाउन की इस काल में बच्चों को अंदर रहना पड़ रहा था, और मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों में जो कि एलर्जीज़ की समस्या हैं वो पैदा हुई, और कारण उसका बच्चे की एक्सरसाइज का ना होना। क्योंकि बच्चा खेल कूद कर
और उसकी जब वो खेलने कूदने से, चलने से, वॉकिंग से, एक्सरसाइज से बच्चे की रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ये भी बच्चे की एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण कारक है कि बच्चे की वृद्धि में, विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बच्चे का आहार, बच्चे को किस तरह का आहार लेता है, संतुलित आहार बच्चा अगर लेता है। कई बच्चों को भरपूर भोजन या संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं और कई तरह के शारीरिक जो विकृतियां हैं वो पैदा होती हैं। तो माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है। कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि पर भी असर पड़ता है, विकास पर भी असर पड़ता है। अगली हम बात करें तो इफेक्ट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन एंड चाइल्ड रीडिंग। आज के समय भागदौड़ का समय है, आप जानते हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, माताएं वर्किंग हैं। कई बार बच्चे को, छोटे बच्चे को, पहले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। तो बच्चे को केवल इंस्टीट्यूशंस में, पालना केंद्र में छोड़ना पड़ता है। तो वहाँ का वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करेगा। उस पालना केंद्र का किस तरह जिनके संपर्क में बच्चा रहता है, वहाँ का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो बच्चे का रीडिंग प्रोसेस कैसा रहा, उसके पाल पोषण के तरीके कैसे रहे, बच्चे की विधियाँ कैसे रही, क्या बच्चे को ज़्यादा डांट डपट कर रखा गया, क्या बच्चे को ओवर केयरिंग, तो वो बच्चा डिपेंड रहेगा माँ बाप के ऊपर, आने वाले समय में डिपेंड रहेगा। जो ओवर केयरिंग है, बच्चा चलना सीखता है, कभी गिरता है, अगर हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो गिर जाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा, तो हर एक चीज़ में हमें संतुलन रखना होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के जीवन में पड़ता है, उसकी वृद्धि और विकास में पड़ता है। तो बच्चे की ग्रोथ जैसी होगी जैसे परिवार के सदस्य उसका पालन पोषण करते हैं, जैसा उसका पालन पोषण होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे बच्चों को, क्योंकि ओवर केयरिंग जब होती है तो बच्चा समाज में आने वाले समय में उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता और ही और शी इज़ अनेबल टू डील विद द डिफ़िकल्टीज और ऑफ द लाइफ। जो लाइफ की चैलेंजेस हैं उसको फिर वो उनसे जूझने की क्षमता का विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं, तभी हम कहते हैं कि बच्चे का विकास संतुलित विकास हो। अगला पॉइंट अगर हम लें तो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जिन भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसके टैलेंट का वैसे विकास होता है, उसकी स्किल्स बच्चा वैसे सीखता है, क्योंकि उसको उस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड हुई हैं, की गई हैं। कम्युनिटी किस तरह की है, उस बच्चे का पीयर ग्रुप कितना है, दूसरी सोसाइटी से उसकी इंटरेक्शंस कितनी है, पार्क में की फैसिलिटीज़ बच्चे को है, या आप कहेंगे कि वहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ कुछ बच्चों को मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये जिस ज्योग्राफिकल वातावरण में बच्चा रहता है तो निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। और इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है, आपने बेंडूरा की सिद्धांत को पढ़ा होगा। बेंडूरा ने कहा था कि सामाजिक सीख से बच्चा सीखता है और सीखना भी विकास को प्रभावित करेगा। तो सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, जैसे बेंडूरा ने कहा कि बच्चा थ्रू इमिटेशन सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, दूसरों की नकल करके सीखता है। जैसे बड़े करेंगे वैसा छोटा बच्चा करता है। तो जिस परिवेश में बच्चा पलता बड़ा होता है, समाज के जिस परिवेश में बच्चा रहता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका सामाजिक वातावरण क्या है,
ये चीज़ें भी बच्चे की वृद्धि और विकास को निर्धारित करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा भी और भी बिंदुओं पर सोच सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमने 2 वर्गों में इन प्रभावित करने वाले कारकों को समझा, एक हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होती हैं। आल्दो नेचर कंट्रीब्यूट्स मच टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, निस्संदेह नेचर बहुत कंट्रीब्यूट करती है, हेरिडिटी बहुत कंट्रीब्यूट करती है बच्चे की वृद्धि और विकास में। आल्दो नेचर कंट्रीब्यूट्स मच टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बट माय डियर, नर्चर कंट्रीब्यूट्स मच मोर। लेकिन निस्संदेह बच्चे की नर्चरिंग कैसे होती है, बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है, वो कहीं उससे भी अधिक प्रभावित करता है। इस करके निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारा जो आनुवंशिकता है और जो हमारा वातावरण है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ अगले विषय के साथ मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा दूसरे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सक्षम हैं वृद्धि और विकास के प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करने में, और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से शुभकामनाएं आपके लिए। हैव ए नाइस टाइम अहेड, हैव ए नाइस एंड कंस्ट्रक्टिव टाइम इन नियर कमिंग फ्यूचर। कंस्ट्रक्टिव कुछ काम करते रहें, जुड़े रहें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना भी विकास करते रहें, अपना भी सर्वांगीण विकास करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।